हाँ भाई, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एडिशन थ्योरम बताई थी, है ना। आज की क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ कब की जाती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ की जाएगी जब कोई दो इवेंट है ए एंड बी, है ना, बोथ आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो लगानी का भैया पहले पता होना जरूरी है, थ्योरम होती क्या है वो तो समझा देंगे अभी। पहले समझो कि ये लगेगी कब। जैसे मान लो एक थैला है, एक आर्न है, उसमें तुम्हारे वाइट बॉल है 12, ब्लैक बॉल है 7 और रेड बॉल है 5। अब मैंने बोला, क्या बोला भाई मैंने? अरे भाई बातें नहीं, क्या बोला मैंने कि भाई आपको है ना दो बॉल निकालनी। कितनी बॉल निकालनी है? दो बॉल आपको ड्रॉन करनी है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि फर्स्ट बॉल जो है ना वो वाइट आनी चाहिए और सेकंड बॉल क्या आनी चाहिए? ब्लैक आनी चाहिए। तो अब ये दो इवेंट हो गए एक तरह से कि वाइट बॉल निकालने का एक इवेंट और ब्लैक बॉल निकालना दूसरा इवेंट। और ये दोनों इवेंट कैसे होंगे? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कि सर लगातार होंगे। एक बॉल आपने निकाली है, उसके बाद ये दूसरी निकालोगे, ठीक है भाई। साइमल्टेनियस लगातार किए जाने हैं कि एक निकाली फिर दूसरी निकालेंगे। पर इस एक टास्क को पूरा करने में कितने इवेंट करने पड़ रहे हैं? दो। एक वाइट बॉल निकालनी पड़ रही है, एक ब्लैक बॉल निकालनी पड़ रही है। तो जब भी बात ऐसी होगी ना, यहाँ पर तो दो इवेंट हुए, इस टास्क को करने में दो इवेंट पूरे करने पड़ रहे हैं। हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 4 भी हो जाए। तो जब भी बात होगी साइमल्टेनियस इवेंट की, आप लगाओगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या लगाओगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल, कि पहली ब्लैक वाइट है दूसरी ब्लैक है। जैसे अब यहाँ पर भी दो केस बन सकते हैं। दो केस बनाता हूँ, देखो मैं। पहला केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने फर्स्ट बॉल निकाल ली और उसको दोबारा नहीं रखा थैले में, अपने पास ही रख लिया उसको, ठीक है। और फिर दूसरी बॉल भी निकाल, मतलब जो बॉल बाहर आ गई वो बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 12 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल 12 + 7 19, 19 + 5 24, तो 12 अपॉन 24। पर अब ब्लैक बॉल निकालने की लगानी है तुम्हें। पहले यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लो कि जैसे वाइट और ब्लैक का लिख लेना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 12 अपॉन, अब क्योंकि एक बॉल कम हो गई है, अब तो 7 अपॉन ब्लैक बॉल तो 7 है, पर टोटल बॉल अब 23 है, ठीक है ना भाई। तो ये तो लगेगा जब केस कैसा है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मान लो एक इसी विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे निकालो कि भाई पहली बॉल भी वाइट आए और दूसरी बॉल भी, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब?
12/24 पहली बॉल वाइट आ गई, दूसरी 11/23 क्योंकि वाइट बॉल कम हो गई है अब एक, और टोटल में से भी एक कम हो गई है। समझ गए बात? अरे तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उस चीज़ की, मैं निकाल थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि पहली वाइट आए और दूसरी ब्लैक है, इसके चांसेस पता कर रहा हूँ उसमें तो मैं तो मान रहा हूँ कि हाँ कि भैया मैक्स टू मैक्स पहली वाइट बॉल आ सकती है तो उसकी तो 12/24 हो जाएगी। अब दूसरी ब्लैक आ सकती है क्योंकि सातों के सातों ब्लैक है, बस एक कम हुई है तो मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अरेंज कर दिया बस डाटा। दूसरा केस लेता हूँ, देखो भाई मैं विथ रिप्लेसमेंट, क्या अब रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं, किसका रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ भैया? जो बॉल निकाली वो वापस रख दूंगा देख करके। ठीक है, तो सवाल वही है कि पहली वाइट आनी चाहिए दूसरी ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/24, और ब्लैक बॉल आने की वही 7/, क्योंकि भैया बॉल मैंने वापस रख दी है। समझ गए क्या बात? तो दोनों सेम आएगी तो भी वही, हैं? मतलब दोनों सेम आएगी वाइट वाइट तो भी वही आएगा। हाँ 12/24। हाँ भैया, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पर ऐसे मल्टीप्लाई हम सिर्फ जब कर सकते हैं, अरे यार ऐसे मल्टीप्लाई हम जब कर सकते हैं सिर्फ व्हेन इवेंट्स दिस थ्योरम applicable only when events are independent। कैसे इवेंट्स हो? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो भैया। कैसे इवेंट्स हो? इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे मैंने वाइट बॉल निकाली और दूसरी ब्लैक निकाली, तो क्या भाई वाइट वाली बॉल ने ब्लैक वाली को इफेक्ट कराया? कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों इवेंट अपने आप में कैसे रहेंगे? वाइट बॉल निकालने से ब्लैक की कोई प्रोबेबिलिटी बदलेगी नहीं। आगे देखते हैं। देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हो? इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? इंटरसेक्शन। समझ लो, जब मैं बोलता हूँ ना पी ए, कुछ नोट करने वाली बातें ध्यान रखना। पी ए एंड बी, पहली बात तो ये कि इवेंट्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। दूसरी बात, अगर इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं भैया? तो ए इंटरसेक्शन बी, जिसको पी ए एंड बी भी बोलते हैं, वो किसके बराबर आएगा? पी ए मल्टीप्लाई पी बी। इंटरसेक्शन कब निकाला जाता है? इंटरसेक्शन जब भी निकाला जाता है जब दो इवेंट है ना, मैं बोल रहा हूं कि दोनों साथ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जब साथ होने की बात करूंगा कि भैया मैं बोलूं कि जैसे दो बंदे हैं, है ना, दोनों में एक क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व कर सकते हैं उसको, पर दोनों को सॉल्व करने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी रखते हैं। एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है। मैं बोलूँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब मुझे क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन निकालना है उनका। समझ रहे हो क्या बात? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि बस हमारी प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि ए करेगा बी करेगा, बस ये है कि दोनों सॉल्व कर दें उसको। ठीक है ना, दोनों सॉल्व कर दें तब क्या निकाला जाएगा? इंटरसेक्शन। और मैं बोलूं कि दोनों में से कोई भी एक कर दे, मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि दोनों करें,
बस मेरे को तो इस बात से मतलब है, चाहे ए करे चाहे बी करे, बस वो सॉल्व हो जाए। तो उस केस में निकाला जाता है यूनियन कि ए और बी। यूनियन का मतलब होता है ए और कि या तो ए कर दे या जो कि इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। समझ गई क्या बात? हाँ, अब काम करेंगे, आओ सवाल देखते हैं। हाँ भाई लालाओ, ध्यान दो उधर। If two tossed of a fair coin, two tosses of a fair coin, एक सिक्के को दो बार उछाला गया, मतलब सिंपल स्पेस बनेगा सर हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, बोलो ये बनेगा क्या? What are the chances of head in both? One by four. What are the chances? क्योंकि भैया वो बोल रहा है कि इस बात की चांसेस बताओ कि हेड इन बोथ, कि सिक्का उछालू दोनों बात क्या है। देखो ये तो मैंने क्या सिंपल स्पेस बनाए कर दिया, इसको मैं चाहूँ तो किससे कर सकता हूँ? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकता हूँ। दोनों से देख लो एक बार। जैसे ये तो मैंने सिंपल स्पेस बनाया, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ हेड इन बोथ। ठीक है भाई, कि भैया दोनों बार क्या है? हेड हेड है। तो ऑब्वियस सी बात है हेड कितनी बार, हेड कितनी बार आ रहा है और टोटल 4 आ रहा है। ये तो मैंने करा नॉर्मल कंसेप्ट से जो मैं जानता हूँ। अगर मैं इसको करना चाहूँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से तो कैसे होगा ये? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी हेड हेड ही चाहिए मुझे दोनों बार। तो फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दूसरी बार आने की क्या होगी? 1/4। दोनों से 1/4 आ रहा है। सही है क्या बात? तो अप्रोच तुम्हारी है, जो तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाए उसको पहले लगा दो। हाँ, दूसरा एग्जांपल देखें। The probability that x and y will be alive 10 years. दो लोग हैं भैया, x है और y है। x and y, 2 persons. Probability of that कि x 10 साल जी जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट y विल बी अलाइव नेक्स्ट 10 years, दैट इज 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला क्वेश्चन है कि दोनों जिंदा रहने चाहिए। बोथ ऑफ देम मतलब इंटरसेक्शन, दोनों की बात कर रहा है ना। दोनों को 5 साल तक ही रहेंगे, वो 5 साल तक ना 5 साल नहीं भैया, कि दोनों 10 साल जिंदा रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मेरे को इसकी 10 साल की पता है, इसकी 10 साल की पता है, मतलब मुझे ये पता करना है कि x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल बी अलाइव 10 years। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ? पहली बात तो भैया इसके जिंदा रहने से इसके जिंदा रहने में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? इंडिपेंडेंट है दोनों। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या दोनों का? सही है क्या बात? सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी का 0.5 मल्टीप्लाई 0.4, 40% चांसेस है दोनों 10 साल जी जाएंगे भैया। आ जाओ भैया, एक और सवाल देखें।
लिखो भाई व्हेन इवेंट्स आर, पहले सवाल से पहले कंसेप्ट आ गया बीच में, वो देखेंगे आप। अभी तो मैंने किसकी बात करी, व्हेन इवेंट्स आर, अब देखते हैं डिपेंडेंट की बात करते हैं। और इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं भैया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? जब इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं तो यहीं से कंसेप्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये क्या बला है, समझते हैं आओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया थ्रोइंग अ डाई, तो सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है बाबू, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा। अब मैंने एक इवेंट लिया कि भैया अकरिंग ऑफ ग्रेटर देन, अकरिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने वाला है। 2 से बड़ा वाला लूंगा पहले इसको, या 2 से बड़ा नहीं, अपन ही लेते हैं अकरिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये आएगा 5 और फिर मैंने एक एफ इवेंट लिया, तो मैं बोल रहा हूँ अकरिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 3 4 5 6। अब बात समझना, अगर मैं बोलूं कि मुझे एक इवेंट पता लग गया कि यही होने वाला है, कि मैं पासा फेंकूंगा तो नंबर 2 से बड़ा ही आएगा, फिक्स हो गया, ये लीक हो गई बात सट्टे के अंदर, कि पासा फेंकने पर 3 4 5 6 ही आएगा, 1 2 तो नहीं आएगा, तो इसको मैं बोलता हूं गिवन इवेंट। क्या बोलते हैं भैया? और अब तुम्हें बोला गया प्रोबेबिलिटी पता करो ग्रेटर देन नंबर 4 आने की, मतलब 5 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली बात तो उसको लिखा ऐसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, और ऐसे भी लिख देते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। समझ गए बात? वही बात है ना, मतलब पर तुम कंफ्यूज ना हो, है ना। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मतलब जो गिवन होगा ना वो नीचे आता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं n ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन n ऑफ F। आओ समझाते हैं इसको, कार्डिनलिटी है इनका मतलब। अब भैया एक बात बताओ बाबू, मैं फॉर्मूला काम में ले रहा हूं ये वाला, n ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन n ऑफ F, जिससे मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन। ठीक है, समझ रहे हो क्या बात? अब एक बात बताओ, E इंटरसेक्शन F, E और F में कॉमन क्या है? 5 और 6 है क्या? n का मतलब होता है, E इंटरसेक्शन में कॉमन आ गया सर 5 और, n ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, n मतलब कितने हैं उसमें सर, 1 2, तो यहाँ पर n ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया मेरे पास? 2 हो गया क्या? और n ऑफ F कितना है? 4 है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F मेरे पास आ जाएगा सर
2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर मैं कुछ समझने की बात है वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही तुम्हें पता लग गया ना कि एफ होने वाला है, तो इस 1/2 का मैं क्या अचार डालूंगा क्या? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब टोटल में 4 आने लग गया देखो नीचे, क्योंकि मुझे पता है 3 4 5 6 ही आएगा, तो अब मैं उसको ही टोटल मान के निकालूंगा ना प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को उस बड़े वाले सैंपल स्पेस से क्या मतलब है? 1/2 तो वैसे भी आने वाला है ही नहीं, तो उसको प्रोबेबिलिटी में रखने से भी क्या फ़ायदा है? तो ये फॉर्मूला बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि एफ होने से ई पे फर्क पड़ रहा है। एफ हो गया ना, इसलिए अब फॉर्मूला चेंज हो गया है ई को निकालने का। समझ गए बात? अब वहीं पे मान लो मैं बोलूं कि ई हो जाए, ई पे फर्क क्या पड़ा? ई पे फर्क ये पड़ा कि भैया चांसेस बढ़ गए, 50% चांसेस हो गए। पहले निकाल, पहले 2/6 आती, 0.33 चांसेस ही थे, अब 50% चांसेस हो गए। दूसरा देखो, अब अगर मैं बोलूं कि एफ गिवन है तौबा तौबा, जिंदगी में ब्लफ हो गया, ब्लफिंग हो रही है, बफर जोन में चले गए हम तो मजा आ गया। अब मैं बोलूं कि तुम्हारे को है ना भैया गिवन क्या है? ई गिवन है। हमेशा ध्यान रखना, जो गिवन होगा ना उसको स्लैश के बाद लिखा जाएगा, और जिसकी निकाली जाएगी वो आगे आएगा। अब तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? ऊपर तो वही रहेगा अभी भी, ए इंटरसेक्शन है, और नीचे कौन आएगा? अब कॉमन कितना है भैया दोनों में? 2 कॉमन है, और नीचे भी 2 आएगा। 100% चांसेस है भैया कि अगर 5 और 6 फिक्स है कि आना ही 5 और 6, और मुझे प्रोबेबिलिटी पता करनी है एफ आने की, तो सर पासा फेंकोगे ना तो 5 6 ही आएगा, फिक्स है 5 6 ही आएगा ना। ई हो चुका है क्योंकि ये पता लग गया है मुझे। अब ऑब्वियस सी बात है 3 4 5 6 निकालनी आने की, तो जब भी पासा फेंका जाएगा 5 6 तो आएगा ही, तो एफ अपने आप ही परफॉर्म हो जाएगा, इसलिए 100% चांसेस हैं। समझ गए क्या लालाओं? आओ एक सवाल करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं जाके हिंदुस्तान की पानी दो यार। नोट कर लिया क्या? पकड़ो इसको। वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्षमा कहे परवान से चला जा। हाँ भाई ध्यान दो इधर, मेरी बात सुनो, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, एक बार इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। तुमने क्या पढ़ा अभी? पी, सुनो सुनो, बातें नहीं करनी, कोई बात। तो 2 तारीख को क्या है? गांधी जयंती है और क्या है? जयंती है। ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। गांधी जी का जन्म है। बोलो भाई बताओ, ये पढ़ा है मैंने फॉर्मूला। तो ई इंटरसेक्शन एफ होता है, जो वही निकालता है ना कि साइमल्टेनियसली हो रही है कंडीशन, जब मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, तो सर डिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला बन गया पी ई स्लैश एफ मल्टीप्लाई पी एफ।
मल्टीप्लाई कर दो बस। नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए। क्या है? डिपेंडेंट के लिए, तो ये क्योंकि ये वाली कंडीशन किसके लिए थी? अच्छा, डिपेंडेंसी के लिए। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो ये हो जाएगा क्या बच्चों? अगर ये कब है? when f is given, मतलब f परफॉर्म हो चुका है, ये लिखने देते, f is given। और when e is given, क्या समझिए उल्टा हो जाएगा। अरे यार मजा आता है, इतनी मेहनत करी समझाने में तुम्हें मैंने। ध्यान रखना जो गिवन होगा वो नीचे आएगा हमेशा। सही है क्या बच्चों बातें? आओ अब सवाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आओ। देखो भाई सुनना सवाल ध्यान से। अ मैन वांट टू मैरी अ गर्ल। एक आदमी है, उसको शादी करनी है। अ मैन वांट टू मैरी अ गर्ल, मैरी अ गर्ल। हैविंग क्वालिटीज, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए भैया। कौन कौन सी होनी चाहिए देखो। तो तुम भी अपनी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अपनी प्रोबेबिलिटी निकाले ना, कितनी चांसेस है इतनी सुंदर इतनी बावी गुणी लड़की मिलने के। देखो ये भी निकाल रहा है। व्हेन कॉम्प्लेक्सेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच ए गर्ल इज 1 in 20 प्रोफेशनली क्वालिफाइड। मतलब वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगी, इस बात के चांस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोफेशनली क्वालिफाइड विच इज इक्वल टू 1/20। ठीक है भाई, मतलब 20 ढूंढेगा ना तो एक मिलेगी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, नहीं प्रोफेशनली क्वालिफाइड की 1/50 है, सॉरी 50। वाइट कॉम्प्लेक्सेशन, गोरी होने के चांस देखो भैया। वाइट कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्शन, माय मिस्टेक। 1/20, 20 में से तो मैं गोरी मिल जाएगी पर क्वालिफाइड कम मिलेगी। देख लो पढ़ी लिखी कम मिलेगी। वेस्टर्न स्टाइल के, वेस्टर्न स्टाइल की होगी। स्टाइल, हाँ हाँ 1/100। गाँवड़ी ज़्यादा है भाई भारत में। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग मैरिड सच ए गर्ल हु हैज ऑल 3 क्वालिटीज। ऐसी लड़की की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें सारे गुण हो। हमने निकाल ली थी क्या? मैं प्रोबेबिलिटी लगाता ही नहीं हूँ ऐसे मामलों में। उन्होंने निकाली थी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ये तो इंडिपेंडेंट ही तो हो सकता इंडिपेंडेंट क्यों है भाई? जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या पता वो गोरी भी हो सकती है, है। इससे काली भी हो सकती है। मतलब हो सकती है ना। पर वेस्टर्न स्टाइल की भी हो सकती है, तीनों भी तो गुण हो सकते हैं। तो डिपेंडेंट कर रही हैं चीज़ें, इंडिपेंडेंट कहाँ है? जो छोरी क्वालिफाइड है, क्या ये गोरी नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? ये वेस्टर्न स्टाइल की भी हो सकती है। फिर इनमें वो उस क्वालिफिकेशन पे तरफ मुझे डिपेंड कर रहा है, क्वालिफाइड इसलिए वाइट है, डिपेंडेंट तो हो गया ना कि अगर क्वालिफाइड है तो गोरी है,
तो ही वेस्टर्न स्टाइल है तो वो है ना डिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट है ये तो, सही बात है कि ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कोई वाइट कॉम्प्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करेगी नहीं। गोरी है तो गोरी है, अब उसकी क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना है उसकी पढ़ाई का, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी उस चीज़ से, इंडिपेंडेंट है। तो निकालो चलो फिर तो तुम, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मैरिड to a girl having all three qualities। तो सीधी सी बात है यहाँ पर all three qualities इंक्लूड करनी है, तो क्या लगेगा, और इंडिपेंडेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आंसर बताओ क्या आ रहा है। दस हजार प्रोबेबिलिटी आ सकती है जीरो से बड़ी, कभी जीरो से एक के बीच में आती है प्रोबेबिलिटी हमेशा। अरे भाई सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड भी होनी चाहिए, वाइट कॉम्प्लिकेशन भी हो, वेस्टर्न स्टाइल भी हो। 150 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 0.667 आ रहा है आंसर इसका। नहीं सॉरी सॉरी सर भाई, ये किसी और का बता दिया। इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। चार लगाने भैया, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब इसको अगर तुम अपॉन में लेकिन लिखूं तो ये हो जाएगा 1 लाख में एक होगी, ऐसी लाखों में एक होगी ये तो। हाँ यार, लाखों में एक होगी ना, वो वाली बात है इसमें तो, है ना, सही बात है कि जिया, लाखों में एक ढूंढनी पड़ेगी। 1 लाख लड़कियों से मिलना पड़ेगा जब जाके कोई मुलाकात होगी ऐसी से, जो गुणी भी हो, गोरी भी हो और वेस्टर्न स्टाइल की भी हो। आओ एक और सवाल करते हैं। चलो बच्चों एक और सवाल करो। A university has to select an examiner from a list of 50%। एक यूनिवर्सिटी है, सेलेक्ट एन एग्जामिनर, उसको एक एग्जामिनर सेलेक्ट करना है। 50 एग्जामिनर की लिस्ट है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तुम समझ जाना है ना। एग्जामिनर है 50, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, एन एग्जामिनर, 1 एग्जामिनर सेलेक्ट करना है। हाँ एग्जामिनर सेलेक्ट करना है। 20 आउट ऑफ देम वुमन, 20 इनमें से वुमन है और 30 मैन है। 10 ऑफ देम नो हिंदी, जो 10 हैं वो हिंदी जानते हैं, नहीं हिंदी वो नहीं बता रखा। 10 ऑफ देम नोज हिंदी एंड 40 नॉट, ऑब्वियस सी बात है। एंड 50 ऑफ देम टीचर्स, जो 15 है ना वो टीचर है और 35 नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी सेलेक्टिंग अ हिंदी नोइंग वुमेन टीचर? प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, सुन ले सवाल पहले कि टीचर सेलेक्ट किया जाएगा वुमन और हिंदी जानता होगा भाई साहब, टीचर है नहीं, बोल तो रहा है हिंदी नोइंग वुमन टीचर, वुमन भी है, हिंदी भी जानता है, टीचर भी। तो वही वुमन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 20 अपॉन
हिंदी जानने की प्रोबेबिलिटी हो गई 50 और टीचर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 15 अपॉन जय माता दी। सवाल खत्म। ठीक है भाई, वुमन हो गई, हिंदी भी जानती है, टीचर भी है, सारे काम खत्म। हाँ भाई, एक और सवाल देंगे। A ball is drawn at random from a box containing 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls. एक थैला, उस थैले में 6 लाल बॉलें हैं, 4 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड। हाँ, ये तो नॉर्मल है। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वाइट, वाइट निकालने की बताओ। नॉट रेड, एंड रेड और वाइट। अब वाइट रेड, या तो रेड आ जाए या वाइट आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या देखो, ये सब तो तुम कर लोगे, रेड निकालने की, वाइट निकालने की, नॉट रेड की, है ना। रेड और वाइट का क्या मतलब है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन वाइट प्लस ऐसे होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन वाइट। हाँ, इंटरसेक्शन तो करना ही पड़ेगा उनको माइनस, यही तो बताया मैंने ऊपर फॉर्मूला। क्या इंटरसेक्शन आएगा? दोनों की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अभी तो पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकलेगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो दोनों की प्लस होगी है, फिर सब में से माइनस हो जाएगी। अरे भैया इधर देख लेंगे। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6 अपॉन। वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी क्या? रेड बॉल निकलेगी तो निकल गई, हम क्या करें? वाइट बॉल अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, अभी तो पढ़ा है। रेड बॉल की 6 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 15। तो ये सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको। अब लास्ट कंसेप्ट बचा है बेस थ्योरम। अरे एक सेकंड, कितनी आ रही है? हैं? 0.56। बस तो यही आएगी। बुक में गलत कर रखा है इसको, बुक में सिर्फ प्लस कर रखा है, माइनस ही नहीं करा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, और बोला है ना यहाँ पे, तुम ऐसे ही करोगे इसको। अब बेस थ्योरम समझते हैं। बेस थ्योरम समझने से पहले तुम्हें समझनी पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। क्या समझना पड़ेगा भैया? यहां तक बातें समझ में आ गई क्या?
आगे तो सब आगे बढ़ गया। हेडिंग डाल दो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। क्या बोलता है ये कब लगाया जाता है समझो। एक अर्न है, उसमें एक वाइट बॉल है, 4 है वाइट बॉल, ब्लैक बॉल है 6। एक दूसरा थैला है, उसमें वाइट बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 7। मैं बोलूँ इस बात की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अकरिंग ऑफ वाइट बॉल। अरे भैया सर यहाँ पर तो 2-2 थैले हैं, किससे निकालूँ वाइट बॉल? बताया नहीं तो मैं भी किससे निकालनी है। बोला वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब भी ऐसा केस बनता है ना तब लगाई जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कि सर यही नहीं पता कि कहाँ से परफॉर्म करूँ इवेंट को, इस थैले से करूँ या इस थैले से करूँ। तो सर इसका सीधा सा उपाय ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ ये बताती है सर, पहली बात मैं फर्स्ट थैले से निकाल रहा हूँ। पहला तो मैंने लिया बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो बैग सेलेक्ट करूंगा, फिर फर्स्ट बैग से वाइट बॉल निकालूंगा। पहले वाइट बॉल आएगी, लिखने का तरीका, क्योंकि बैग सेलेक्ट हो चुका है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग, उसके बाद बैग सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कौन लिखा जाता है? जो हो चुका है। तो बैग सेलेक्ट हो चुका है और अब वाइट बॉल निकाली जा रही है, हाँ स्लैश है, प्लस दूसरा बैग सेलेक्ट किया, अब वहाँ से क्या निकाला जा रहा है? वाइट बॉल। तो ये इस कंडीशन के लिए क्या बन गई? टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई। समझ गए क्या बात? बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। 2 बैग है तो एक बैग चुनने की 1/2, वाइट बॉल चुनने की 4/10, इधर भी 2 ही बैग है तो 1/2, वाइट बॉल चुनने की 5/, तो ये हो जाएगा सर 4/20 प्लस सॉरी 5/24। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कब लगती है? चलो एक सवाल दूं तुम्हें, नोट हो गया? नोट हो गया क्या? चलो भाई एक क्वेश्चन लो, तुम्हारे पास एक बैग है, फिर से सेम टाइप दे रहा हूँ। वाइट बॉल है इसमें 8, येलो बॉल है इसमें 3 और रेड बॉल है इसमें 4। एक और बैग है, एक और बैग है, 3 बैग है। अब की बात वाइट बॉल आने, इसमें वाइट बॉल है 6, येलो है 8 और रेड है 7। इसमें वाइट बॉल है 2, येलो है 6, रेड बॉल है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल बताओ भाई। पहले तो इसका फॉर्मूला पढ़ा लो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का। ये तुम्हारा B1 बैग है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। बेस थ्योरम पढ़ेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ आना बड़ा जरूरी भी है उसके लिए। ठीक है भाई, चलो।